नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, महिला स्वास्थ्य आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। कहा जाता है कि अगर एक महिला स्वस्थ है तो एक परिवार स्वस्थ है, और एक स्वस्थ परिवार से एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाता है। ऐसे में महिला स्वास्थ्य पर आज पूरा विश्व काम कर रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में बदलते जो हालात हैं या बदलती दिनचर्या है, उसकी वजह से महिलाएं कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी हो रही हैं। महिलाओं में आज के समय में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, इसके साथ साथ PCOS, फैटी लिवर, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां अब आम होती जा रही हैं। आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि आयुर्वेद के जरिए किस तरह से महिलाओं का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है, उनको निरोग रखा जा सकता है और उनके आंतरिक बल को यानी कि स्टैमिना को मजबूत किया जा सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर किमी सेठ हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सेठ, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और दूरदर्शन उत्तराखंड को मेरा धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर सेठ, जिस तरह से आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति हम एक बातचीत करने वाले हैं और उनको जागरूक भी करेंगे कि किस प्रकार से आयुर्वेद में महिलाओं को आयुर्वेद के जरिए अपने आप को स्वस्थ रखने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयुर्वेद में किस तरह से स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है और महिलाओं के लिए स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है। देखिए, जैसे कि हम जानते ही हैं कि स्वस्थ रहना ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अति आवश्यक है। तो महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होना यानी कि हम एक देश को स्वस्थ बना रहे हैं, हम परिवार को स्वस्थ बना रहे हैं। ठीक है। तो आयुर्वेद में हम देखते हैं कि स्वास्थ्य को परिभाषित जब करते हैं तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हम किसी बच्चे के स्वास्थ्य की बात करेंगे या हम किसी वयस्क की बात करेंगे या महिला की बात करेंगे। उन्होंने एक कॉमन टर्म बोला कि स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए बोला गया है कि सम दोषाः समागनिश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिलीयते। मतलब कि ऐसा मनुष्य जिसकी दोष, धातु और मल सम अवस्था में हो, उसकी इंद्रिय, उसकी आत्मा और उसका मन प्रसन्न हो, तो वही स्वस्थ की अवधारणा है जो आयुर्वेद आज के समय में प्रस्तुत कर रहा है ना। वही बात को जो हमारा WHO है वो भी यही कहता है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो मतलब आयुर्वेद सिर्फ फिजिकल स्टेटस की बात नहीं करता, सिर्फ मेंटल स्टेटस की बात नहीं करता, वो आपके चारों एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट को भी लेकर के चलता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सेठ, जिस तरह से हम अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें, जिस तरह से हमारी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे में असमय कई बीमारियां ऐसी हैं जिनसे महिलाएं आज ग्रसित हो रही हैं। कम उम्र की महिलाओं में भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां देखी जा रही है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें अब आम होती जा रही हैं। तो इनका मुख्य कारण क्या है? जी सोनाली जी, देखिए आजकल अव्यवस्थित जीवन शैली ही सबसे बड़ा एक कारण है। महिलाएं जहां पहले होम मेकर हुआ करती थी, आज वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं नेशन की सक्सेस में, तो अपने लिए भी वो कुछ करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं मगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है उतना, मतलब जो उनका डाइटरी इंटेक है, जो उनका पोषण है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो डाइट तो अच्छी नहीं ले रही हैं, फिर स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस से उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। और स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकल लेवल या मेंटल लेवल, कुछ भी। कोई पेरीनेटल लॉस है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें मिल करके एक महिला का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट ना मिलना, वर्क प्लेस पर सपोर्ट ना मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, आइसोलेशन होना, सपोर्ट केयर सिस्टम में अगर कमी है तो कहीं ना कहीं महिला शारीरिक और मानसिक रूप से रोगग्रस्त हो जाएगी। बिल्कुल जी। तो संवर्धन की अगर बात करें, स्वास्थ्य संवर्धन की अगर हम बात करें, तो आयुर्वेद में इसका ख्याल किस तरह से किया जाता है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद जो है वो चारों एस्पेक्ट्स पर काम कर रहा है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग पर ना, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना पे काम कर रहा है। तो देखिए आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, आयुर्वेद इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ। तो वो आयुर्वेद ये नहीं है कि हमने मेडिसिन खा लिया, हमने अरितकी खा लिया, हमने अश्वगंधा खा लिया। आयुर्वेद इज समथिंग जो आपको सिखा रहा है आपको कैसे जीना है, आपको कैसे रहना है, आपको समाज में कैसा बर्ताव करना है, आपको किस तरह से अध्यात्म की तरफ बढ़ना है।
बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे कि हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। आज लोग योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो मानसिक संतुलन को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी विचारधाराएं आयुर्वेद में हैं। तो आयुर्वेद का जो मुख्य प्रयोजन है वो है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और नेक्स्ट इज आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के अंतर्गत आयुर्वेद बताता है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एस्पेक्ट। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट मतलब हम क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसा जीवन शैली जिए कि बीमारियां ना हो, हम स्वस्थ रहें। प्रोमोटिव एस्पेक्ट मीन्स कि हम अपनी आयु को या हम अपने स्वास्थ्य का संवर्धन कैसे करें। और इसके अलावा आयुर्वेद हमें, जैसे हम सभी की कामना होती है पुरुषार्थ चतुष्टय की, तो आयुर्वेद एम्फेसाइज करता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। अगर आप धर्म की कामना कर रहे हैं, आप अर्थ चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपका आरोग्य अच्छा होगा, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम आहार की यहाँ पर बात करें तो उस रास्ते किस तरह से चलना चाहिए एक महिला को, जिसके कंधों पर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो आहार की तरफ कैसे बढ़ें? देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक बच्चा बचपन से ही उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिला है, और फिर जब वो आगे अपनी डिफरेंट स्टेजेस में जाएगा, अगर हम फीमेल की बात करें तो पहले वो एक शिशु अवस्था में होंगी, फिर वो एक किशोरावस्था में जाएंगी, फिर आगे जब वो अपनी फैमिली लाइफ में जाएंगी तो दे विल बी प्रेगनेंसी, प्रसूता वाली फेस आएगी, लैक्टेशन फेस आएगी, एंड लेटर ऑन मेनोपॉजल स्टेज आएगी। तो ये विभिन्न फेज़ों से होते हुए एक महिला को गुजरना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो न्यूट्रिशन अगर हम उसे बचपन से ही अच्छा देंगे तो वो एक अच्छे इंसान के रूप में अच्छा स्वास्थ्य लेकर के वो डेवलप करेगी आगे, और अपनी फैमिली का और अपनी मतलब समाज का कल्याण कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से। तो आहार की अगर हम बात करते हैं तो आहार को त्रिउपस्तंभ के अंतर्गत रखा गया आयुर्वेद में। तो आहार को मानते हैं कि आहार अच्छा है तो आपका शरीर और मन अच्छा होगा, है ना। तो आहार की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से भी आहार का वर्गीकरण किया गया है। पर उससे पहले मैं बता देना चाहूँगी कि ये जो माल न्यूट्रिशन है वो उसका कारण क्या है। जैसे देखिए कि हमारा आजकल की जो ईटिंग हैबिट्स हैं कि हम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, स्लीप हमारी उतनी नहीं ले पाते हैं, हम लोग उठने की प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, हरी एंड वरी, मतलब पूरे दिन हम लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हैं, तो कुछ भी मतलब व्यवस्थित नहीं है। जबकि हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट है, उसे पता है कि हमें इतने बजे सुबह उठना है, उसके बाद हमें इतने बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेना है, सोकर उठने के 2 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, है ना। तो यही सारे जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से बताए गए हैं, जिससे कि हम माल न्यूट्रिशमेंट से बच सकते हैं। अगर देखिए माल न्यूट्रिशमेंट हो गया या माल न्यूट्रिशन है तो आपको डिजीज़ेज हो जाएंगी, डिजीज़ होगी तो फिर आप ऑटोमेटिकली कम खाओगे, आप कम खाओगे तो आपको माल न्यूट्रिशन फिर होगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ विशियस सर्कल, जहाँ पर आप डिजीज भी हो रहे हो और आपकी इम्यूनिटी भी कम हो रही है और माल न्यूट्रिशन बना रहेगा। तो आहार को अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से चलें तो अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल बनाया है। उन्होंने बोले 5 राइट्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो उन्होंने बताया कि हमें राइट टू क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट मेथड्स एंड प्लेस, एंड राइट आपका मेंटल स्टेटस। मतलब हमें क्वालिटी मतलब क्या खाना है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लें, अच्छी चीज़ें खानी है हमें। और जैसे आयुर्वेद फोकस करता है कि हमें विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा क्वालिटी की हमने बात कर ली, और क्वांटिटी कितना खाना है, तो हमें जितनी हमें भूख हो उससे कहते हैं आधा ही खाना चाहिए। आयुर्वेद जो है वो त्रिविध कुक्षी की बात करता है। तो हमें जो गुरु पदार्थ हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हम भारी खाना खा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम राजमा खा रहे हैं या चना खा रहे हैं, तो ये स्वभाव से गुरु हैं। तो अगर हमें इन्हें खाना है तो हमें कुक्षी के 3 पार्ट मान लीजिए, तो हमें उसे आधा या 1/3 पार्ट ही खाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लघु है आहार है तो उसे पूरा भरपेट खा लो, थोड़ी जगह हमें मतलब वायु के लिए और थोड़ी जगह जल के लिए, लिक्विड के लिए छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर, किस तरह से अगर आहार की खास तौर पर बात करें तो महिलाओं को ये जो अलग अलग उनकी जो जीवन के जो फेजेस होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो किस तरह से आहार उनको लेना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए और उनमें क्या बदलाव हमें करने चाहिए खास तौर पर, ताकि जो महिलाएं इस वक्त हमें सुन रही हैं और जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में उस वक्त हैं अपने खान पान में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकें। बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसे न्यूट्रिशन को मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ ना, तो अपनी डाइट को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड मतलब आप वेराइटी ऑफ फूड्स लेने की हैबिट डेवलप करिए, है ना। एक ही जैसी आप डाइट लेंगे तो फिर बोर्डम हो जाएगा, आपको भी लगेगा कि कुछ चेंज करके खाया जाए। और आप उसको चाहें तो आयुर्वेदिक औषधियों से सिद्ध करके भी ले सकते हैं,
है ना, जिससे कि जैसे दीपन पाचन गुण किसी खाने के अगर बढ़ जाएं, जैसे डेली यूज़ में आप खाना बना रहे हैं तो आप इसमें मिर्च का यूज़ कर लीजिए, शुंठी का यूज़ कर लीजिए, अजमोदा का यूज़ कर लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेंगी। जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है, आपको कहीं जाना नहीं है किसी डॉक्टर के पास, इट्स फ्रॉम योर होम ओनली, योर किचन ओनली। आप कुछ यूज़ कर रहे हैं और कुछ अपना बेनिफिट कर रहे हैं, अपनी फैमिली का बेनिफिट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स इन फीमेल्स हैंड कि आप कैसे किसी अपने परिवार के सदस्य की हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। तो अगर आयुर्वेद में चले तो देखिए एक शिशु वाली अवस्था आती है जहाँ पर चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, तो सबके लिए न्यूट्रिशन इज़ कॉमन। तो 6 मंथ्स तक तो हम कहते हैं कि बच्चों को जैसे मदर मिल्क देना चाहिए, वैसे तो 1 ईयर तक देना चाहिए, पर आयुर्वेद कहता है कि अगर आप चाहें तो आप बच्चे को मदर मिल्क दीजिए, अप टू 1 ईयर बोला गया है। उसके साथ साथ 6 मंथ्स में अन्नप्राशन और फलप्राशन कराइए और बच्चे को सूर्य दर्शन जरूर कराइए, उसका अभ्यंग जरूर करिए, क्योंकि इन चीज़ों का अफेक्ट बॉडी में पड़ता है। अगर किसी की अभ्यंग हो रहा है तो अभ्यंग के बेनिफिट्स हम सब जानते हैं कि अच्छी उसकी मसल्स होगी, अच्छी बॉडी होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं। उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है कि आगे की स्टेज में जा रहा है कि 2 to 8 ईयर्स मान लीजिए, 10 ईयर्स है, तो फिर आप उसको खाने की तरफ आप उसकी डाइट में जैसे वो चीज़ें जो खा सकता है उसके लिए उसे प्रोसीड करिए। जैसे कि बच्चे को सूजी का हलवा बना के दे दिया, खीर दे दी, और बाकी जो भी खाना आपके घर में बन रहा है वो खिलाइए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड से बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही बच्चे आज ये गलत खाना खाएंगे तो ये कैसे हमारे एक अच्छे देश का विकास कर पाएंगे ना। बिल्कुल जी डॉक्टर, उसके बाद जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है जी, और महिलाओं में खासतौर पर बहुत शारीरिक बदलाव उस वक्त होते हैं, तो उस वक्त पे क्या ध्यान रखना चाहिए खान पान में खासतौर पर? जी देखिए, प्यूबर्टी की स्टेज है जो किशोरावस्था है, स्पेशली यहाँ पर हम गर्ल्स की बात करेंगे, तो उस टाइम महिलाओं को सजग रहकर बच्चों को राइट एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बताना, हाइजीन के बारे में बताना, और अब हम भोजन की बात कर रहे हैं तो टाइमली खाना, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, सही जगह पर खाना बच्चे को। और अपना जो मानसिक अगर आपका भाव है तो आपको अच्छे मन से खाना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने टीवी ऑन कर दिया, आप खाना खा रहे हैं, आप बातें करते हुए खा रहे हैं, क्योंकि व्हाटसोएवर यू ईटिंग, वो उसका प्रभाव आपके कहीं ना कहीं मन पर, आपकी इंद्रियों पर, आपके सत्व पर पड़ता है। जी बिल्कुल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था की अगर बात की जाए तो महिला के लिए वो दौर भी बहुत एक सेंसिटिव टाइम होता है, तो उसमें किस तरह की आहार परिवर्तन और आयुर्वेद में उस वक्त के लिए किस तरह से शरीर का ख्याल रखा जाए, क्या बताया गया है? जी देखिए, आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर तरीके से उस वक्त ये परिकल्पना की गई कि महिलाओं के स्वास्थ्य में आहार का कितना बड़ा योगदान है, कि मतलब किसी फीमेल की लाइफ की इतनी महत्वपूर्ण स्टेजेस जैसे कि प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन है, तो कैसे हम उनका स्वास्थ्य का संवर्धन करें जिससे वो तो स्वस्थ रहे और आने वाला जो बच्चा है वो भी स्वस्थ रहे। तो अगर हम बात करें गर्भिणी की अवस्था की, तो यहाँ पर जो रिजीम बताई गई है उन्होंने मंथ के अनुसार बता दिया कि फर्स्ट मंथ में जैसे आचार्य चरक कहते हैं कि आप अनुपसंस्कृत क्षीर का यूज़ करिए, खाली दूध का सेवन करना है, बाकी आप नॉर्मल डाइट लीजिए पर दूध जरूर लीजिए। सेकेंड मंथ में आचार्य कहते हैं कि आप दूध के साथ मधुर औषध सिद्ध करके ले लीजिए, कोई भी, जैसे शतावरी हो गई। थर्ड मंथ में आचार्य कहते हैं कि आप मधु घृत और दुग्ध का सेवन करिए। तो ऐसे ही 9 मंथ्स के लिए आचार्यों ने अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। तो उस टाइम उन्हें पता था कि बॉडी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिशन सिर्फ मदर का नहीं हो रहा, बच्चे का भी हो रहा है। अगर मदर का न्यूट्रिशन अच्छा है तो बच्चे का न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, बच्चे की इंद्रियाँ अच्छी होंगी, बच्चा लॉन्ग लाइफ वाला होगा, बीमारियों से बचा रहेगा। बिल्कुल। और डिलीवरी के बाद खास तौर पर वो भी समय एक बहुत क्रूशियल समय होता है और शरीर को ताकत की उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस समय किस तरह का ध्यान? हाँ जी, देखिए हमारा जो इंडियन सिस्टम है, हमने अपने घरों में देखा है कि डिलीवरी के जस्ट बाद जैसे उष्ण चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जो प्रसव वाला फेस होता है वहाँ वायु का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये अपान वायु की अगर हम बात करें तो इसी का काम है गर्भ का निष्क्रमण कराना, मलमूत्र वेगों को प्रवृत्त कराना और जो आर्तव है उसकी प्रवृत्ति कराना। तो अपान वायु का ही ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब उस टाइम फीमेल्स घर में करती थी, उन्हें अपान वायु नहीं पता था, उन्हें वायु पता था कि वायु प्रकोपित होता है, क्योंकि वायु के प्रकोप के 2 कारण हैं। वायु धातु क्षयात कोपो मार्गस्य आवरणेन, मतलब धातु क्षय से भी वायु का प्रकोप होगा और मार्ग के आवरण से भी होगा। अब यहाँ महिला के शरीर में लेबर प्रेगनेंसी वाली फेस है, कमजोरी आएगी, धातु का क्षय होगा, फिर लेबर वाली फेस है, मानसिक उसको पेन भी होगा,
और भी चेंजेस जो उसकी बॉडी में आते हैं, तो वहाँ पर भी वायु का प्रकोप होना बहुत स्वाभाविक है। तो उष्ण आहार विहार का सेवन हम प्रमोट करते हैं, जैसे दशमूल का सेवन हम लोग कहते हैं, घरों में मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। तो ये जो इंडियन डेलिकेसीज़ हैं या फिर जिसके घरों में जो कल्चर है आप उसको अपनाइए। अब पर ऐसा नहीं है, देखिए स्पेशली अब जैसे AC में आ जाना एकदम से जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ये गलत है, ये सब जगह ही गलत है। मतलब अपथ्य आहार विहार में ये अपथ्य विहार की श्रेणी में आ जाएगा। ठंडा पानी नहीं पीना, तो फीमेल की बॉडी में 45 डेज या 6 मंथ्स हमारे आचार्य कहते हैं, जैसे आचार्य काश्यप कहते हैं कि 6 मंथ्स लग जाते हैं प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आने के लिए, है ना। और बाकी जो दूसरे हमारे आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि 45 डेज में परप्यूरियम पीरियड होता है, सुतिका काल। तो इतना टाइम आपको अपनी बॉडी को ज़रूर देना चाहिए हीलिंग के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बाद में सब खा सकते हो, मगर वो डेज आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेनोपॉज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है कहीं ना कहीं एक महिला के शरीर की। तो वो वक्त किस तरह से अपने शरीर का ख्याल रखा जाए? जी देखिए, आहार हमने हर एज में आहार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आहार पे ही हमारा शारीरिक और मानसिक विकास रुका हुआ है। अब मेनोपॉज जो स्टेज है वो आप 45 ईयर्स से कभी भी आप मान सकते हैं, 45, 50 to 55 ईयर्स के बीच में जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस एक फीमेल की बॉडी में आते हैं, तो शारीरिक और मानस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, जो एजिंग है, नेचुरल प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते ना, यू हैव टू एज। आप आज 10 के हैं, 20 के होंगे, 30, 40, 50, तो एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हम क्या कर सकते हैं? हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन सपोर्ट करिए, उन्हें अच्छा खाने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि समय के साथ साथ हमारी जो अग्नि है, धातुएं हैं, वो क्षीण होती जाती है ना, तो भूख भी उतनी अच्छी नहीं लगती, मगर शरीर को रिक्वायरमेंट, और वो इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर तब भी उन्हें एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी उन्हें अच्छी मिलनी चाहिए, उन्हें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा जैसे कि रसायन है, तो रसायन का सेवन आप हर एज ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे कि बाल्यावस्था में कर सकते हैं, युवावस्था में कर सकते हैं, वृद्धावस्था में भी कर सकते हैं। तो वो हैबिट आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। जो लोग वृद्धावस्था में हैं वो अभी से जागरूक हो जाएं तो अच्छा है, और जो वृद्धावस्था में नहीं है और वो पहले से लेना शुरू कर दे तो वो उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने रसायन का यहाँ पर जिक्र किया है, तो जो दर्शक नहीं जानते रसायन, क्योंकि एक केमिकल से संबंधित जो शब्द है, तो क्या होते हैं वो रसायन और किस तरह से उनको लेना या नहीं लेना, इसके बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी देखिए, रसायन का जो वर्णन आता है ना हमारे आयुर्वेद में, तो हमारे आयुर्वेद को जो इतना बड़ा आयुर्वेद शास्त्र है उसको 8 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। अगर मैं आचार्य वाग्भट के अनुसार कहूँ तो काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषय। तो जहाँ पे जरा अवस्था ख़त्म करने के लिए, मतलब आपको एजिंग रोकनी है, वहाँ रसायन की बात आई। रसायन मतलब जो रस का अयन करे, जो उत्तम धातुओं की फॉर्मेशन को आपकी बॉडी में प्रमोट करे। अगर आपकी बॉडी की धातुएं, जैसे सप्त धातुएं हमारी होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो अगर धातु अच्छी होंगी तो हमारा ओज अच्छा होगा। ओज को हम लोग आयुर्वेद में अगर देखें मॉडर्न के हिसाब से, तो इम्यूनिटी से हम लोग कोरिलेट करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी कब होगी? जब हमारी धातुएं अच्छी हैं, हमारा ओज अच्छा है, क्योंकि ओज जो है वो हमारी धातुओं का सारभूत होता है। तो हम अच्छा कुछ खाएंगे, हमारा रस अच्छा बनेगा, धातुएं अच्छी बनेंगी, ओज अच्छा बनेगा। तो रसायन इज़ मतलब पाथवे टुवर्ड्स अच्छा रस बने बॉडी में। तो डेली लाइफ में डॉक्टर साहब किस तरह से रसायन, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किस तरह से उनको अपने रोज़मर्रा के भोजन में शामिल किया जा सकता है? देखिए, रसायन का क्लासिफिकेशन के तो बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एज वाइज क्लासिफिकेशन हो सकता है, या फिर हम कह दें अवस्था वाइज कि बच्चों को क्या दें, युवाओं को क्या दें। तो हम बच्चों में अगर एज वाइज देखें तो बच्चों के लिए जैसे स्वर्ण प्राशन संस्कार आयुर्वेद में आचार्य काश्यप ने वर्णन किया है, तो ये बहुत अच्छा है। स्वर्ण प्राशन से क्या होता है कि बच्चों का इंटेलेक्ट अच्छा होता है, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। तो ये स्वर्ण प्राशन का जो कल्चर है, ये पहले तो हमारे आयुर्वेद में ये भी बताया गया कि जात कर्म, जैसे जैसे बच्चा हुआ उसे स्वर्ण के साथ मधु और घृत मिलाकर चटा दिया जाता है। पर अगर मान लीजिए कभी ऐसा नहीं भी होता तो लोग आजकल लेहन कर्म के फॉर्म में भी इसको यूज़ कर रहे हैं स्वर्ण प्राशन को। तो पुष्य नक्षत्र जिस दिन होता है तो हर माह इसका सेवन कराया जाता है, और 16 वर्ष तक के बच्चे इसका सेवन करके स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। पर ये सब जितनी भी चीज़ें हम आयुर्वेद में बता रहे हैं, इसे आपको किसी मतलब आयुर्वेद विशेषज्ञ के ऑब्जर्वेशन में ही करनी है। मतलब खान पान से चीज़ें आप अपने घर से करिए, मगर जहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक चीज़ है उसके लिए आप सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट है।
बिल्कुल जी। और जिस तरह से हम अभी अवस्थाओं की बात कर रहे थे, जी। हम जो आखिरी अवस्था होती है वृद्धावस्था, जी। और उसमें कई तरह की समस्याएं, खास तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस की भी समस्या जी, देखने जी। को मिलती है, हड्डियों से जुड़ी जी। अर्थराइटिस की समस्या भी बहुत आम हो जी। जाती है। तो शरीर को उस वक्त किस तरह से मजबूत रखें, क्योंकि शरीर तो अपना एक एजिंग प्रोसेस जिस तरह से आप बता रही थी, जी, तो वो जी। ढलने लगता है, जी, जी। लेकिन वो उस वक्त महत्वपूर्ण जो डाइट होती है उसमें क्या बदलाव, किन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा हमें करना देखिए, चाहिए? हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि क्षीर घृताभ्यासो रसायनानाम श्रेष्ठम, मतलब दूध और घृत ऐसी चीज़ है जिसका सेवन हर कोई भी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है। बस अब अगर मान लीजिए किसी को डिस्लिपिडीमिया है तो उसे ध्यान रखना है कि मुझे ज़्यादा फैट कंटेंट वाला मिल्क नहीं लेना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई किसी व्याधि से पीड़ित है ऐसी कि जहाँ पर मतलब दूध कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो वहाँ नहीं लेना है ना। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आयुर्वेद में जो क्षीर वाला कंसेप्ट है, दुग्ध का कंसेप्ट है, तो ये तो जन्म 7 रसायन हैं, कोई भी इनको ले सकता है। तो इनका सेवन करिए। और जो भी कुछ इम्यूनिटी एनहेंसर्स हैं, जैसे कि हरिद्रा का सेवन हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, इसको अपनी लाइफ में फीमेल्स जो है यूज़ कर सकती हैं। शतावरी हो गया, ये सारे जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें भी कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है। वो एक तरफ आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इम्प्रूव करेंगे। अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, आपको ओवरवेटेडनेस हो रही है, तो उसको भी वो मैनेज करेंगे। क्योंकि अपने आप में वजन का बढ़ना, ओबेसिटी का होना, तो बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स को वो एक आमंत्रण देता है कि अब हाइपरटेंशन होने का रिस्क है, स्ट्रोक भी हो सकता है, डिस्लिपिडीमिया तो है ही, सीएडी हो जाएगा, या उसके बाद इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर सेठ, आजकल जिस तरह से महिलाएं वर्किंग भी हैं, जी। तो नॉन वर्किंग और वर्किंग महिलाओं में खास तौर पर आहार में किस तरह का बदलाव होना चाहिए? क्योंकि जब बाहर जाते हैं आंतरिक बल की ज़्यादा, स्टैमिना की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि घर के काम भी होते हैं, या घर पर रहकर भी कई पूरा दिन कहीं ना कहीं कामकाज में लगता है। तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें हम अपने आप को, अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने खान पान को, वर्किंग और नॉन वर्किंग महिलाओं के लिए? देखिए, मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आयुर्वेद के हिसाब से भी देखें या फिर आप किसी और भी साइंस को देख सकते हैं। अपने लिए समय निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब खुद के लिए आप डिसाइड करिए कि मुझे अगर कल जॉब पर जाना है या मुझे घर पर भी रहना है तो मेरा क्या रूटीन रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी उठें और कुछ भी खा लें। तो ये कुछ दिन चल सकता है, मगर जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम वी एज, तो बॉडी अपनी जो डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन है वो शुरू कर देती है। तो इसके लिए एक मतलब रूटीन टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो एक वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग विमेन है। तो देखिए, इट डिपेंड्स कि उसकी एज ग्रुप क्या है, उनका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है। आप मान लीजिए कि कोई महिला घर के काम करती है या वो बैठती है, तो वो दोनों में अंतर आ जाएगा। या वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, घर में है मगर वो काम नहीं करती, सारा काम मेड करती है, वो बैठती है। और एक महिला है जो घर के काम करती है, तो उनका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं जनरल बोलूँ कि अगर उन्हें 1800 to 2000 कैलोरीज पर डे चाहिए, तो अब वो डिपेंड करता है ना कि वो उसको खर्च तो नहीं कर रही हैं। अब वो खर्च नहीं करेंगी तो बॉडी में इकट्ठी होती रहेगी, फैट की फॉर्म ले लेगी और फिर फर्दर बीमारियां होने लगेंगी। अब मान लीजिए कोई वर्किंग भी है, तो उसमें भी डिपेंड करता है उसका काम कैसा है। अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो हमारा काम बैठ के पेशेंट को देखना है। अब मैं सर्जन हूँ, या तो थोड़ा सा मेरा चलना फिरना हो जाएगा, पर अगर मैं सिर्फ ओपीडी में बैठी हूँ तो वो एक सेडेंट्री उसमें आ गया ना, बैठना। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट डिपेंड्स कि आपका काम कैसा है। बिल्कुल। अगर ज़्यादा आप एक्सर्शन वाला काम कर रहे हैं, आप फील्ड ऑफिसर हैं, आपको सारा दिन भागना है, आप रिपोर्टर हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को ऑब्वियसली न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, धारणीय और अधारणीय वेग की यहाँ पर बात करें तो इनका वर्णन किस तरह से आयुर्वेद में किया गया है और इन पर किस तरह से कार्य किया जाता है? जी देखिए, अधारणीय वेग वो होते हैं जिन्हें हमें बॉडी में नहीं धारण करना चाहिए। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 7 में 13 अधारणीय वेग बताए हैं, जो कहीं ना कहीं उदावत एक डिजीज़ है, उसका कारण हो सकते हैं। तो उसमें से एक आता है आपका मल का वेग धारण नहीं करना चाहिए। उसमें से कुछ मैं नाम लूँगी, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। मल का नहीं धारण करना चाहिए, मूत्र का वेग, अपान वायु का वेग नहीं धारण करना चाहिए। अब देखिए, अपान वायु जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि फीमेल हेल्थ में अपान वायु का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप वो वेग धारण करेंगे तो कहीं आप मल का वेग धारण करेंगे तो भी अपान वायु दूषित हो रही है, मूत्र का वेग धारण करेंगे तो भी अपान वायु दूषित हो रही है। तो वायु का अनुलोमन होना, वायु का शमन करने के उपाय करना वर्ती के द्वारा या विरेचक औषधियों के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब उस वायु को तो हमें मेंटेन रखना चाहिए। हम चाहते हैं एक बार आप दर्शकों को ये वेग क्या होते हैं और अधारण वेग और धारणीय वेग क्या होते हैं एक बार और डिटेल से थोड़ा बता दीजिए ताकि उनको समझना आसान हो जाए। जी,
अधारणीय वेग तो जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे वेग जो आपको धारण नहीं करने, जैसे छींक आ रही है किसी को तो उसका वेग धारण आपको नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप ऐसा करोगे तो आपने खुद ही नोटिस किया होगा, आप कहोगे मुझे सर में दर्द हो गया है ना, आपको प्यास लगी है, अब आप पानी नहीं पियोगे तब भी आपको सर में दर्द की फीलिंग आएगी, हो सकता है आपको भ्रम हो, आप मूर्छित हो जाएं, या आपको भूख लगी है, आप उसका वेग धारण करके अपना काम कर रहे हो। तो आयुर्वेद कहता है कि आपको अपना सारे काम छोड़कर जो वेग आ रहा है ना, पहले उसका आपको निवारण करना चाहिए। आप करने की यानी कि इच्छा हो रही है उसको करिए जी, ऐसे रोकना नहीं है। जैसे क्षुधा का वेग नहीं रोकना है, तृष्णा का वेग नहीं रोकना है, अश्रु वेग कहते हैं नहीं रोकना चाहिए। कहते हैं ना कि इट्स बेटर कि आप रो लीजिए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, इसके बजाय कि मतलब आप अपने अश्रु रोकें। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो वेग 13 बताए हैं इनको आपको धारण नहीं करना। धारण क्या करना है? कायिक, वाचिक और मानसिक कुछ गलत चेष्टाएं हैं उनको धारण करना चाहिए। आपको मन कर रहा है, किसी से आपको भय लग रहा है तो वो धारण कर लो ना। आप किसी को अपशब्द बोलने वाले हो तो वो वेग आप धारण कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आयुर्वेद सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे काम नहीं कर रहा, मैं आप फिर से कहूँगी, वो आपके मेंटल एस्पेक्ट पे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे, सोशल एस्पेक्ट पे, सब पे काम कर रहा है। तो ये सारी जो रिजीम्स मैंने आपको बताई ये हमारे सद्व्रत पालन के अंतर्गत आ जाती हैं। आयुर्वेद में स्वस्थ व्रत का जो वर्णन आता है उसमें हम दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या की बात करते हैं। तो वहाँ पर वो हमें बताते हैं कि हमें कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना है, सुबह से उठकर रात्रि तक हमें क्या क्या क्रियाकलाप करने हैं। कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ऑब्वियसली वो टाइम कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और फीमेल्स हैं वो अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा इस टाइम उठ करके कुछ अच्छा कर सकती हैं। उनका मान लीजिए वर्किंग भी हैं तो अगर आप 1 घंटे पहले उठेंगी तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा ध्यान रख सकती हैं। उसके अलावा बहुत सारे रिजीम्स हैं कि आपको स्नान करना है या आपने कुंजल करना है, आपने कवल करना है, गंडूश करना है। ये सारी प्रोसीजर्स मतलब जो आपकी जनरल वेलबींग के लिए हैं, आपने अच्छा ड्रेसअप करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को, आपकी हाइजीन को इन्फ्लुएंस करती हैं। बिल्कुल। व्यायाम की यहाँ पर बात करें तो एक महिलाओं को खास तौर पर, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी हैं कि वो शरीर पर ध्यान नहीं दे पाती हैं या नहीं देना चाहती, तो व्यायाम कितना ज़रूरी है और कौन कौन से व्यायाम को अपने जो रोज़ का जो रूटीन है उसमें शामिल करना चाहिए, कितने बजे उठकर करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, इस पर भी आप थोड़ा जानकारी दें। जी देखिए, व्यायाम की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रा तम उपाचरेत। मतलब जो शरीर में स्थिरता ला रहा है, मन में स्थिरता ला रहा है, वो व्यायाम है। और व्यायाम आपको अपनी शक्ति से आधा ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब व्यायाम में आप आसन प्राणायाम को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी तो एक तरह का व्यायाम ही है। तो आसन का मतलब ही हो गया सुखपूर्वक स्थिति। अब बहुत लोग पूछते हैं हम कौन सा आसन करें, तो उसका आंसर है भाई जहाँ आप कंफर्टेबल, जहाँ जिस लिमिट तक आपका कंफर्ट है, डेट इज़ आसन फॉर यू, उतना करिए। प्राणायाम करिए, आसन करिए, इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है और जो आपके जितने भी फिजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, बीमारियों से संबंधित आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है। जैसे कि मान लीजिए किसी के ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेन शुरू हो गया है, स्टिफनेस शुरू हो गई है ना, या फिर आपको कोई और सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं कि थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, स्टेमिना उतना अब अच्छा नहीं है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक्सर्शन हो जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारी जो दर्शक हैं, खासतौर पर जो महिला दर्शक हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी, किस तरह से अपने आंतरिक बल को, अपने स्टैमिना को मजबूत रखें, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मेरा तो मैसेज यही है कि हेल्थ इज़ द ओनली ट्रू वेल्थ इन अ पर्सन्स लाइफ। तो इसी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल को पकड़िए और अपना और अपने समाज के कल्याण के प्रति आप अपने स्टेप्स बढ़ाइए और आयुर्वेद की हेल्प ज़रूर लीजिए। तो आयुर्वेद को अगर मैं समराइज़ करते हुए चलूँ तो आहार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारा जो आयुर्वेद में जो ये रिजीम है दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का, इसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा सद्व्रत पालन, जहाँ पे आपको मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, आप बचे रहेंगे। और आसन प्राणायाम योग की हेल्प ले सकते हैं। और आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा हमारा कंसेप्ट है संशोधन का। संशोधन में क्या होता है, बॉडी की आंतरिक शुद्धि हो जाती है। तो संशोधन के बाद बीमारियों के उत्पन्न होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो संशोधन का हेल्प लेना चाहिए। जब बॉडी की क्लिनजिंग हो जाएगी, उत्तम धातुएं होंगी, तो वो भी एक तरह से रसायन का कार्य ही कर रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मजबूत बनेगा जी बिल्कुल। तो ये सेवन करना चाहिए, रसायन का भी सेवन करना चाहिए। और आसन प्राणायाम हो गया, और डेली रूटीन में आप अपने जो है दीपन पाचन औषधियों का यूज़, बल्य औषधियाँ यूज़ कर सकते हैं। और अगर इनकेस आपको प्रॉब्लम हो भी जाती है तो आप आयुर्वेद के द्वारा भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो डॉक्टर सेठ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने महिलाओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोनाली जी।
तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार एक और विषय के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।